हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएसएससी एजुकेशन। स्वागत है आपका जेएसएससी एजुकेशन पर। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, जेपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक परीक्षा 2 मई को संभावित है, पर हो सकता है इस कोविड के चलते आपका एग्ज़ाम का जो डेट है थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट करे। पर फिलहाल हम यही मान के चलेंगे कि जो परीक्षा है वो 2 मई को ही होने वाली है, क्योंकि ऑफिशियल ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है जो कि परीक्षा के स्थगन को या आगे शिफ्ट होने को बताए। और जेपीएससी का जो कैलेंडर है उसमें भी 2 तारीख का ही डेट दिया हुआ है अभी। ठीक है, तो इस लिहाज से हमारे पास बहुत ही कम समय है, मीन्स 1 महीने का भी समय नहीं है इस प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए। और इस बार का जो परीक्षा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण परीक्षा है, क्योंकि जेपीएससी पहली बार एक साथ 4 साल का एग्ज़ाम ले रही है। तो जो भी स्टूडेंट्स खासकर जेपीएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए ये एग्ज़ाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बार अगर वो यहाँ पर पिछड़ जाते हैं तो वो 4 साल पीछे चले जाएंगे। तो ऐसे में ये जो प्रारंभिक परीक्षा है, जो कि इस परीक्षा का पहला चरण है, वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इतने कम समय में आप किन चीज़ों को पढ़ें, किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और वो जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो ऐसे में सबसे पहले हम लोग इसके सिलेबस को देखते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस क्या है। प्रारंभिक परीक्षा का जो 2 पेपर आता है, इसमें ये पेपर 1 के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे जो कि 200 मार्क्स को कैरी करेगा। ठीक है, मीन्स हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स को कैरी करेगा। इसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इससे क्वेश्चंस रहेंगे। इनके क्वेश्चन से आप कभी ना कभी वाकिफ़ हुए होंगे, क्योंकि आप जेपीएससी के अलावा और भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे होंगे तो उनमें भी इन सभी टॉपिक्स से क्वेश्चन रहता है। तो इस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने में उतना ज़्यादा जो है मुश्किल नहीं होगा। जो अगला टॉपिक है वो है झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है झारखंड के पीटी को क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि पेपर 1 में तो सिर्फ 10 क्वेश्चंस आते हैं, पर पेपर 2 पूरा का पूरा जो है झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस ही रहता है। तो इनको सॉल्व करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर जो और भी फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके द्वारा जो वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं उनको आप फॉलो करें, उनको आप देखें। और झारखंड का पूरा जो सिलेबस है वहाँ कवर कराया हुआ है। इसके अलावा जो हमारा मोबाइल ऐप है उसके द्वारा भी झारखंड जीके को पूरा कंप्लीट किया गया है, आप उसे भी देखें। अगर आप इतना कर लेते हैं तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये 10 क्वेश्चंस और पेपर 2 का पूरा 100 क्वेश्चंस जो होगा वो आपका कहीं नहीं जाएगा, वो आप आराम से सॉल्व कर ले जाएंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट इवेंट्स। इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि आप पिछले 6 महीने के करंट इवेंट्स को देख लें, अगर आपके पास समय कम है। और अगर आपके पास समय ज़्यादा है या आप कर सकते हो तो 12 महीने के पिछले करंट इवेंट्स को आप देख लें। अगर आप 12 महीने के करंट इवेंट्स को देख लेते हैं तो ये 15 क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है जनरल क्वेश्चंस ऑफ मिसलेनियस नेचर। ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिसे स्टूडेंट समझ नहीं पाता है कि वो तैयारी कहाँ से करें, क्योंकि बाज़ार में भी इसका कोई डेडिकेटेड जो है वो मटेरियल अवेलेबल नहीं है। और इसके जो 8 टॉपिक हैं वो ऐसे हैं कि उसे अगर आप पढ़ने जाए तो एक टॉपिक आपका जो है वो काफ़ी लंबा समय ले लेगा तैयारी करने के लिए। और इस पूरे टॉपिक से 15 क्वेश्चंस जो है वो आपके पेपर 1 में पूछे जाएंगे। मीन्स कहें तो अगर इसको देखें तो ये 30 मार्क्स जो है वो कैरी करेगा। ठीक है, तो 200 में 30 मार्क्स बहुत ही मायने रखता है। ऐसे में इस पूरे टॉपिक को कवर कराने के लिए आज से हम लोग वीडियो सीरीज ला रहे हैं और एक एक करके सारे टॉपिक को मैं कवर कराऊंगा। और मैं ये कोशिश करूंगा कि 2 मई के पहले तक इस सारे टॉपिक का जो वीडियो है वो मैं आपको अवेलेबल करा दूं। इस वीडियो को देखने के बाद मैं ये पूरे दावे के साथ कर सकता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये 15 क्वेश्चंस आपके बहुत ही आसानी से सॉल्व होंगे, क्योंकि इसके क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत ही बेसिक होते हैं। अगर हर एक टॉपिक के आपको बेसिक पता है और थोड़ा बहुत भी आपने डिटेल पढ़ा है तो ये 15 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। तो इस 15 क्वेश्चन पर आप ज़रूर फोकस करें और इस वीडियो सीरीज़ को आप फॉलो करें, आपका ये 15 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज इस टॉपिक से शुरू करेंगे। आज इसका पार्ट 1 रहेगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ही अच्छा कोट है कि खुदा का शुक्र है कि इंसान उड़ नहीं सकते
और आसमान और धरती दोनों को ही बर्बाद नहीं कर सकती। यह कोट अमेरिका के एक प्रकृतिवादी हैं, पोएट भी हैं और फिलोसफर भी हैं, उनके द्वारा कहा गया है। इनका नाम है हेनरी डेविड थारो। अगर इस कोट को आप ध्यान से पढ़ें तो आप समझ पाएंगे कि इसका क्या मीनिंग है। कहना ये चाह रहे हैं ये कि अगर इंसान के पास उड़ने की शक्ति होती, अभी तो फ़िलहाल उसके पास सिर्फ ज़मीन पर चलने की और दौड़ने की शक्ति है, तो उसके हिसाब से उन्हें पर्यावरण को काफ़ी हद तक बर्बाद कर दिया है, प्रदूषित कर दिया है। अगर उसके पास उड़ने की शक्ति होती तो आसमान को और हवा को ही प्रदूषित कर देता। तो ऐसे में कितनी मुश्किलें पैदा हो जाती। हम उड़ नहीं सकते हैं, फिर भी हमने आसमान और हवा को काफ़ी हद तक प्रदूषित कर दिया है। पर अगर उड़ने की भी शक्ति होती तो हम किस हद तक जो है इस पर्यावरण को प्रदूषित कर देते। ठीक है, तो ये एक तरह का कोड था। पर हमें जो यहाँ बात करना है वो ये करना है कि हम अब इस जो इन्वायरमेंट जो प्रदूषित हो रहा है उसके लिए हमने उसको बचाने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं अभी तक, और आगे हम लोग क्या क्या कदम उठाने वाले हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। और ये टॉपिक इसी पे आधारित है। तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। दूसरा टॉपिक रहेगा रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद रेड डेटा लिस्ट में सम्मिलित भारतीय प्रजाति, जो भारतीय जीव जंतु को रेड डेटा लिस्ट में सम्मिलित किया गया है, उसको भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसके बारे में देखेंगे। साइट्स देखेंगे। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, इसको देखेंगे। वियना अभिसमय, वियना कन्वेंशन को पढ़ेंगे। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को पढ़ेंगे। इन सारे टॉपिक को आज हम लोग पढ़ेंगे और फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके आगे के टॉपिक को देखेंगे। तो शुरू करते हैं IUCN से। IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नाम से ही स्पष्ट है कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए बनाया गया था और इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। ये सबसे पुराना जो है आपका वैश्विक पर्यावरण नेटवर्क है। ठीक है, पर्यावरण की दिशा में सबसे पहला जो एक वैश्विक संगठन बनाया गया है वो IUCN है। इसका मुख्यालय ग्लांड, स्विट्जरलैंड में है और इसका मोटो है यूनाइटेड फॉर लाइव एंड लाइवलीहुड्स, मीन्स जीवन और जीविका के लिए एकजुट होना। ठीक है, इसका ये लोगो है, लोगो को भी आप ध्यान में रखें। इसमें 200 सरकारी और 1000 से ज़्यादा गैर सरकारी संगठन इसके सदस्य हैं और वर्तमान में 1400 सदस्य इसके हैं। ये जो संगठन है ये संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है अंग नहीं है और अंग ना होने के बावजूद भी यह संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसे पर्यवेक्षक का दर्जा या इंग्लिश में कहें तो ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है। ये एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य ना होने के बाद भी संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक पर्यवेक्षक का दर्जा इसे प्राप्त है। जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने रेड कलर में दिखाया है उसे आप ज़्यादा ध्यान में रखेंगे क्योंकि वो आपके इस टॉपिक के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इससे क्वेश्चन आने की उम्मीद ज़्यादा है। अब हम लोग IUCN के प्रमुख कार्य को देखते हैं कि क्या क्या प्रमुख कार्य हैं इसके। तो जैव विविधता का संरक्षण, कहने का अर्थ है कि पौधों एवं पशुओं को लुप्त होने से बचाना इसका कार्य है और प्राकृतिक क्षेत्रों को नष्ट होने से बचाना, ये कार्य इसके हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है इसका प्राकृतिक संसाधनों का सतत या स्थायी उपयोग। सतत और स्थायी उपयोग क्या होता है इसे देखें तो वर्तमान पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखना। मीन्स प्राकृतिक संसाधन को जो आप उपयोग कर रहे हों तो आप वर्तमान में तो इसे यूज़ करें ही करें, साथ में आप भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी उसे सुरक्षित रखें जिससे कि भविष्य की पीढ़ी भी उस प्राकृतिक संसाधन को यूज़ कर सके, उपयोग कर सके। तो ऐसे उपयोग को हम लोग सतत और स्थायी उपयोग कहते हैं। ठीक है, अगला काम है इसका संकटग्रस्त जीव जंतुओं की सूची तैयार करना। मीन्स ऐसे जीव जंतु जो कि विलुप्त हो रहे हैं, संकटग्रस्त हैं, उसकी सूची तैयार करना और ऐसी सूची को हम लोग रेड डेटा बुक कहते हैं। अब हम लोग रेड डेटा बुक पढ़ेंगे कि रेड डेटा बुक क्या होता है। तो इस डेटा बुक में जीव व वनस्पति दोनों को रखा गया है और इसमें इन सभी को 9 आधारों में वर्गीकृत किया गया है। ये 9 आधार क्या क्या है उसे देखते हैं। तो सबसे पहला जो श्रेणी है वो है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट में ऐसे जीव जंतु को रखा गया है कि जिसकी एक भी प्रजाति अब अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है, मीन्स सारे विलुप्त हो चुके हैं। जो सबसे लास्ट जीव जंतु जो था जिसकी प्रजाति विलुप्त हो चुकी है वो था डोडो। ये लास्ट प्रजाति था जो कि अवेलेबल था पर ये भी अब विलुप्त हो चुका है। इसके बाद है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड।
मीन्स ऐसे जीव जंतु जो कि वन में तो विलुप्त हो चुके हैं पर कहीं ना कहीं ये पाए जाते हैं, तो ऐसे को हम लोग EW या एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड में रखते हैं, इस श्रेणी में रखते हैं। उसके बाद आता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, मीन्स क्रांतिक रूप से संकटापन्न, मीन्स ऐसे जीव जंतु जो कि खतरा जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा है, मीन्स विलुप्त होने के कगार पे हैं वो, पर अभी तक विलुप्त नहीं हुए हैं, पर खतरा काफ़ी ज़्यादा है, मीन्स क्रांतिक रूप से संकटापन्न श्रेणी में ये आते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है इंडेंजर्ड, मीन्स ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड से थोड़ा कम इसमें संकट है, पर ये भी काफ़ी हद तक जो है संकटापन्न स्थिति में ही है। इसके बाद आता है वल्नरेबल, मीन्स सुभेद्य, मीन्स ये भी संकट की स्थिति में है, विलुप्त होने की कगार पे ही है, पर इंडेंजर्ड से कम। मीन्स हम लोग अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखें तो एक्सटिंक्ट ES ये सबसे ज़्यादा, मीन्स ये तो विलुप्त ही हो चुके हैं। EW एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, मीन्स वन में विलुप्त हो चुके हैं, ये इसके बाद है। उसके बाद क्रिटिकली इंडेंजर्ड आता है, मीन्स एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड से कम इस पर संकट है अभी। उसके बाद इंडेंजर्ड है EN, उसके बाद VU है वल्नरेबल। वल्नरेबल के बाद आता है नियर थ्रेटन, मीन्स संकट के निकट, मीन्स अभी तक ये विलुप्त नहीं हुआ है या फिर विलुप्त होने की स्थिति में नहीं है, पर इस पर संकट अभी है, मीन्स विलुप्त हो सकता है। इसके बाद लिस्ट कंसर्न, मीन्स अभी इस पर बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इसके काफ़ी सारे इस जीव जंतु इस प्रजाति के भी मौजूद हैं, तो अभी लिस्ट कंसर्न में आता है। इसके बाद आता है डेटा डिफिशिएंट। डेटा डिफिशिएंट का अर्थ है कि इसकी गणना तो हुई है पर उसका कोई सही आंकड़ा भी अवेलेबल नहीं है, तो डेटा डिफिशिएंट की कैटेगरी में ये आ गया। इसके बाद नॉट एबिलिटेड, मीन्स इसका जो है गणना ही नहीं हुआ है, मीन्स इस तरह के जीव जंतु कितने सारे अवेलेबल हैं पूरे विश्व में या किसी क्षेत्र में, उसका डेटा जो है हमें अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह से जो है ऑल स्पीसीज़ को हम लोगों ने 9 कैटेगरी में डिवाइड किया है और उसके संकट की स्थिति को इस तरह से दिखाया है। मीन्स इस तरफ अगर हम जाएँ तो आपका जो संकट का स्थिति है वो बढ़ते जाएगा, और इस तरफ अगर जाएँ तो संकट की स्थिति घटते जाएगी। मीन्स सबसे ज़्यादा संकट जो है वो EX तो ख़त्म ही है, मीन्स इस तरह का कोई जीव जंतु तो अभी इस कैटेगरी में आता ही नहीं है। मीन्स सबसे ज़्यादा जो संकट है वो EW में है, और उसके बाद CR में है, उसके बाद EN में है, और उसके बाद VU में है। ठीक है। तो इस तरह से आपको ऑप्शन दिया रहेगा, जीव जंतु का नाम दिया रहेगा, और आपको पूछा जाएगा कि ये किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो आपको आंसर बताना है। तो ऐसे में हम लोग सारे विश्व में जितने भी जीव जंतु हैं सारे के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, हम लोग सिर्फ भारत में जो जीव जंतु हैं और वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में आते हैं या इंडेंजर्ड श्रेणी में आते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। उसमें वो लोग इंपॉर्टेंट वाला ही देखेंगे, रेस्ट वो आप नोट कर लें अपने कॉपी में, अगर आपको ऐसा लगता है तो उसे देख लें, अदरवाइज अगर ना भी देखेंगे तो चलेगा। तो एक एक करके हम लोग इस लिस्ट को देखते हैं कि भारत में जो जीव जंतु अवेलेबल हैं वो किस किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। जैसे पिग्मी हॉग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप देख लेंगे। ये आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड मीन्स क्रांतिक रूप से संकटापन्न स्थिति में जो है इस श्रेणी में, IUCN की श्रेणी में फॉल करते हैं। ये वर्तमान में मानस वन्यजीव अभयारण्य, मानस वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, तो ये असम में है, यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है। ये विश्व का सबसे छोटा जंगली सूअर है। ठीक है। ये भी आपको पूछा जाएगा कि जो पिग्मी हॉग है वो क्या है, तो आपको ये जानना होगा कि विश्व का सबसे छोटा जंगली सूअर है। दूसरा जो जानने वाली बात है इसमें कि इस पर एक परजीवी भी आश्रित रहता है जिसे हम लोग सकिंग लूज कहते हैं। ठीक है। इससे आप देख लेंगे कि पिग्मी हॉग पर एक परजीवी आश्रित होता है जिसे हम लोग सकिंग लूज कहते हैं, तो ये आप ध्यान में रखेंगे इसके बारे में। सेकेंड है नामदफा उड़ने वाली गिलहरी, ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में आती है, ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। इसको अगर आपको पढ़ना हो तो पढ़ लें, पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसे आप अवॉइड कर सकते हैं। जिसमें मैं टिक कर रहा हूँ उसे आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। उसके बाद मालाबार सिविट है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता है, ये भारत के पश्चिमी घाट में पाया जाता है। उसके बाद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में आता है। ये राजस्थान, गुजरात, मध्य भारत और पूर्वी पाकिस्तान में पाया जाता है। इसके शिकार पर प्रतिबंध लगा हुआ है और ये भारी पक्षियों में से एक है, और इसका जो आकार है वो शुतुरमुर्ग की भांति ये दिखता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। जिससे मैं टिक कर रहा हूँ उससे आप लोग ज़्यादा ध्यान में रखेंगे। रेस्ट अगर आप चाहें तो पढ़ लें, अदरवाइज उसे आप छोड़ भी सकते हैं। अगला है जर्डन कासर, ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता है, ये आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में पाया जाता है, इसे आप छोड़ सकते हैं। सफ़ेद पेट वाला बगुला, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बंगाल फ्लोरिकन, ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता है, पर आपके एग्जाम की दृष्टि से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हिमालयन बटेर, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप देख लेंगे, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता है। ये आपका पश्चिमी हिमालय में लंबी घास वो झाड़ियों में और उत्तराखंड आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है आप उसका भी ध्यान रखेंगे, किस श्रेणी में फॉल करता है उसका ध्यान रखेंगे, और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसे भी आप चाहें तो ध्यान में रख सकते हैं, अदरवाइज इससे आप छोड़ सकते हैं।
पर किस श्रेणी में वो फॉल करता है इसे, और किस क्षेत्र में वो पाया जाता है ये दोनों आप जरूर ध्यान में रखेंगे। इसके बाद सोशिएबल लिपविंग, इसे आप छोड़ सकते हैं। स्पून ब्लीड सैंडपायर, इसे आप छोड़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो याद कर लें, मैं आपके जेपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि इसे आप छोड़ के चल सकते हैं। गंगा सार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर ध्यान रखेंगे। ये आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता है। ये भारत में गंगा नदी तंत्र और बंगाल की खाड़ी में पाया जाता है। ठीक है, ये गंदे जल में भी रह सकती है, इसे आप देखेंगे। और ये मुख्यतः मछली से अपना भोजन प्राप्त करती है। ठीक है, उसका साइबेरियन क्रेन है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे आप छोड़ सकते हैं। घड़ियाल, इसे आप छोड़ दें। सेंगाई धामिन ब्राड एंटलर डियर, इसे आप छोड़ दें। शेर जैसी पूंछ वाला बंदर, ये इंडेंजर्ड में आता है, इसे आप छोड़ सकते हैं। उसका नीलगिरी तहार आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप जरूर याद रखें। ये इंडेंजर्ड की श्रेणी में आता है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है, इस संकटापन्न स्थित कैटेगरी में आता है। ठीक है, ठीक है, तो इस किस श्रेणी में आता है इसे ध्यान में रखें। ये पश्चिमी घाट व केरल तथा तमिलनाडु वाले क्षेत्र में पाया जाता है, और ये तमिलनाडु का राजकीय पशु है, इसे भी ध्यान में रखेंगे आप। ठीक है, 3 तरह का तहार होता है, एक हिमालयन तहार, एक अरब तहार और एक नीलगिरी तहार। तो इस तीनों तहार को आप ध्यान में रखेंगे, हिमालयन तहार और नीलगिरी तहार, इन दोनों को आप अभी पढ़ेंगे। नीलगिरी तहार को हमने देखा है यहाँ पर, आगे हम लोग हिमालयन तहार को भी देखेंगे। तो जिसमें मैं टिक कर रहा हूँ उसे आप जरूर ध्यान में रखेंगे। उसका सुनहरा रंगूर है, इसे आप छोड़ सकते हैं। फॉरेस्ट आउलेट, इसे भी छोड़ सकते हैं। पेगोलियन, इसे भी छोड़ सकते हैं। लाल पंडा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखेंगे, ये इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आता है। ये सिक्किम, असम व उत्तरी अरुणाचल प्रदेश और उसके अलावा उत्तरी म्यांमार, चीन, नेपाल के कुछ भागों में पाया जाता है। ये अधिकांश भोजन जो है वो बांस के वृक्ष से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो जिसे मैं टिक कर रहा हूँ उसका पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो आप ध्यान में रखेंगे। कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको एग्जाम में दिया जा सकता है, और कई बार इस सारे से क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके जेपीएससी के एग्जाम के लिए। आगे गंगा डॉल्फिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इंडेंजर्ड की श्रेणी में है। और ये कहाँ पाया जाता है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, मेघना नदी के अपवाह तंत्र में, और ये भारत, नेपाल और बांग्लादेश इसमें शामिल हैं। साथ ही ये असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में पाई जाती है। ये झारखंड में पाई जाती है, इसीलिए इस क्वेश्चंस का आने का संभावना जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किस श्रेणी में इसको रखा गया है? तो इंडेंजर्ड वाली श्रेणी में रखा गया है ये, और भारत सरकार ने इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है, इसे भी आप याद रखेंगे। जल प्रदूषण, मछली पकड़ने की जाल और नदियों में गाद, इन सभी कारण से जो है इसका जो ह्रास हो रहा है, और साथ में इससे एक तेल निकलता है, उस तेल को प्राप्त करने के लिए भी इसका शिकार किया जाता है, जिसकी वजह से इसकी संख्या में क्या हो रही है? कमी आ रही है। ठीक है, फिशिंग बिल्ली, इसे आप छोड़ देंगे। गौर या भारतीय बाइसन, इसे छोड़ सकते हैं। ऑलिव रिडले समुद्री कछुआ, मिस ऑलिव रिडले टर्टल, इसे आप ध्यान में रखेंगे। ये वनरेबल की श्रेणी में आता है, सुभेदी श्रेणी में आता है। ये हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के गर्म जल वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ये गर्म जल वाले क्षेत्र में पाया जाता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। उदाहरण के लिए भारत, अरब, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आदि। ठीक है, ये भारत में उड़ीसा के गाहिर माथा और अनतटीय भागों में इन कछुए के घोंसले और अंडे सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ओलिव रिडले टर्टल। टर्टल मतलब भी कछुआ होता है, और आपने और एक वर्ड सुना होगा कछुआ का, टॉर्टवाइस, उसका मतलब भी कछुआ होता है। पर दोनों में डिफरेंस क्या है? मिस टर्टल और टॉर्टवाइस, दोनों में क्या डिफरेंस है ये आप बताएं। तो दोनों कछुआ ही होता है, पर टर्टल होता है वैसे कछुए जो कि पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, और टॉर्टाइज वैसे कछुए होते हैं जो कि ज़मीन पे मिलते हैं। ठीक है, तो जो कछुआ ज़मीन में मिलता हो या आपके घर में भी आप रखते हैं उसे हम टॉर्टवाइज कहते हैं, और जो पानी में मिलता है उसे हम लोग टर्टल कहते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है, तो आप इसको याद रखेंगे। ऑलिव रिडले समुद्री कछुआ, ये भी वनरेबल की श्रेणी में आता है, और ये उड़ीसा के गाहिर माथा और अनतटीय भागों में पाया जाता है। मिस आप उड़ीसा सिर्फ याद रखें तो भी आपका काम चल जाएगा। अगला डियोंग समुद्री गाय, ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हिम तेंदुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वनरेबल की श्रेणी में आता है, और ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, पामीर, काराकोरम, हिंदूकुश और हिमालय रेंज में पाया जाता है। मीन्स जो हिमालय श्रेणी है वहाँ पर ये पाया जाता है, क्योंकि ये अत्यधिक ठंडे स्थानों में ये पाया जाता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का ये राजकीय पशु है, और पहाड़ों का भूत भी इसे कहते हैं। तो ये सब इन्फॉर्मेशन को आप अगर नाम भी याद रखें तो भी काम चल जाएगा। बस आप ये याद रखें कि ये किस श्रेणी में फॉल करता है। 4 सींगों वाला मृग, इसे आप छोड़ दें। अगला आता है क्लाउडेड तेंदुआ, इसे आप छोड़ सकते हैं। स्लोथ भालू, ये भी आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। संबर, इसे आप छोड़ सकते हैं। चीता,
इससे आप याद रख लें, क्योंकि ये अब धीरे धीरे इसका जो प्रजाति है वो कम होते जा रहा है। ये वल्नरेबल की श्रेणी में आता है और भारत में प्राकृतिक रूप से चीता नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब ये सिर्फ कहाँ आपका जो जू है या फिर कहीं पर ऐसा इसको कंजर्व करके रखा गया है तो ही ये पाया जाता है। अदरवाइज जंगल वगैरह में अब बहुत ही संख्या इसकी कम हो गई है, ना के बराबर पाया जाता है। ठीक है, बहुत ही तेज़ दौड़ने वाला पशु होता है ये, और ये मांसाहारी पशु है जो छोटे पशुओं को खा जाता है। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे कि चीता जो है ये वल्नरेबल की श्रेणी में है और धीरे धीरे अब ये खत्म हो रहा है। एक सींग वाला गैंडा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आप जरूर ध्यान में रखेंगे। वल्नरेबल की श्रेणी में आता है ये, और ये काजीरंगा व मानस राष्ट्रीय उद्यान ये दोनों कहाँ पर है? असम में है, यहाँ पर ये पाया जाता है। तीसरा ये पाबितोरा वन्य जीव अभयारण्य, ये भी असम में है। मीन्स असम में बेसिकली ये एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। ठीक है, गैंडे की सही प्रजातियों में सबसे बड़ा होता है। ठीक है, इंडियन राइनो विजन 2020 गैंडों की संख्या में वृद्धि के लिए चलाया जा रहा है। मीन्स इंडियन राइनो विजन 2020 जो है किस तरह का प्रोग्राम है? तो ये गैंडों की संख्या में वृद्धि करने के लिए प्रोग्राम चलाया जा रहा है। ठीक है, अगला है तेंदुआ, इसे आप छोड़ सकते हैं। अंडमान जंगली सुअर, इसे भी छोड़ सकते हैं। चिंकारा, इसे भी छोड़ सकते हैं। भौंकने वाला हिरन, इसे भी आप छोड़ सकते हैं। छोड़ सकते हैं मतलब ये नहीं है कि इसे आप छोड़ ही दें। अगर आपके पास समय हो, आप अगर कर सकते हो तो इसे कर लें। अदरवाइज इसे आप ना भी करेंगे तो आपका प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से जो है आपका कोई जब बहुत ज़्यादा जो है इससे इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। अगला है क्रैच खाने वाले बंदर, नीलगाय, इसे आप देख लें। ये लिस्ट कंसर्न में है तो श्रेणी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये कहाँ पर पाया जाता है? तो नेपाल के निचले भागों में, उत्तराखंड में और पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में ये पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद काला हिरन, ये छोड़ दें। हिमालय तहार, ये आप देख लें। हिमालयन तहार जो है ये नॉट थ्रेटन्ड, मीन्स बहुत ज़्यादा जो है अभी इस पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी काफ़ी ज़्यादा प्रजाति अवेलेबल है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम तथा दक्षिणी तिब्बत में ये पाया जाता है। ठीक है, ये जंगली बकरी की प्रजाति का निकट संबंधी है और ये तीव्र ढाल वाले ऊंचे पर्वतीय भागों पर आसानी से रह सकता है। उसके बाद है आपका चीरू, तिब्बत का एंटीलोप। तो इस तरह से हम लोगों ने जो भारत के वन्यजीव प्रजाति जो रेड डेटा लिस्ट में है, रेड डेटा बुक में है, उसे हमने देखा। अब लोग आगे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ कि जेएसएससी एजुकेशन ने अपने ऐप के माध्यम से, मोबाइल ऐप के माध्यम से एक वीडियो कोर्स और टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है, जिसमें कि जेपीएससी टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल है, जेएसएससी सीजीएल का फुल वीडियो कोर्स अवेलेबल है और इसी का सब्जेक्ट वाइज सेपरेट वीडियो कोर्स भी अवेलेबल है और जेएसएससी का टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। तो इसे आप ले सकते हैं, देख सकते हैं। ये आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है, जेएसएससी एजुकेशन सर्च करना है, वहाँ से आप इसके ऐप को डाउनलोड कर लेंगे और इंस्टॉल करके इस सारे वीडियो कोर्स को आप और टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी तरह का अन्य जानकारी आपको चाहिए तो आप नीचे दिए गए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 1972, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट। अब जब आप क्लाइमेट के चैप्टर को पढ़ेंगे या फिर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को पढ़ते हैं, बायोडाइवर्सिटी को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारा टर्म आता है कि कॉन्फ्रेंस, कन्वेंशन और आपका प्रोटोकॉल। ये तीनों होता क्या है, पहले उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि कॉन्फ्रेंस, कन्वेंशन और प्रोटोकॉल में क्या अंतर है। कॉन्फ्रेंस को हिंदी में सम्मेलन कहते हैं, कन्वेंशन को अभिसमय और प्रोटोकॉल को तो हम लोग प्रोटोकॉल से संबोधित कर देते हैं। इन तीनों में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। तो अगर माने ये सर्कल जो है एक कन्फ्रेंस को बता रहा है, तो ये जो ब्लू सर्कल है इसके अंदर है ये कन्वेंशन को बताएगा। मीन्स ये आपका अगर कन्फ्रेंस है तो ये आपका कन्वेंशन है और इसके अंदर ये सर्कल जो है ये प्रोटोकॉल को बताएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि कन्फ्रेंस के अंदर ही कन्वेंशन और उसके अंदर ही प्रोटोकॉल जो है वो लाया जाता है। ठीक है, इसको और थोड़ा डिटेल से समझें तो कन्फ्रेंस क्या होता है? कन्फ्रेंस एक तरह का फॉर्मल कंसल्टेशन या मीटिंग है, जब राष्ट्र आपस में बैठते हैं, बैठ के बात करते हैं किसी खास मुद्दे पर, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो एक प्रिंसिपल बॉडीज़ को इस्टेब्लिश करती है कि इस जिस मुद्दे पर वो बात कर रही है उसको अगर फर्दर डेलिब्रेट करना है तो एक प्रिंसिपल बॉडीज़ का निर्माण करती है। तो ऐसे सम्मेलन को हम लोग कन्फ्रेंस कहते हैं। कन्वेंशन क्या होता है कि जब ये कन्फ्रेंस होने के बाद अगर इसमें जिस भी विषय पर चर्चा हुई उस चर्चा को और आगे बढ़ाना है और किसी एक ऐसे निर्णय पे पहुंचना है या फिर एक ऐसे फ्रेमवर्क को फॉर्मलाइज करना है जिस पे कि आगे वो काम करें और बेसिक गाइडलाइन जो है उसको निर्धारित करना है, तो ऐसे के लिए कन्वेंशन जो है उसको आयोजित किया जाता है। और प्रोटोकॉल होता है कि जब ये कन्वेंशन होता है तो कन्वेंशन के बाद जो मुद्दे रह गए, जिस भी मुद्दे पर जो हम लोग अंत में पहुँचे उस पर हम लोग साइन करते हैं। जो भी राष्ट्र उसमें सम्मिलित हुए हैं वो निगोशिएटर जो भी होता है उस पर साइन करता है और
उसका एक स्पेसिफिक एम होता है तथा लीगल ऑब्लिगेशन होता है, मीन्स कानूनी बाध्यता होती है और स्पेसिफिक एम के लिए इस प्रोटोकॉल को बनाया जाता है। ठीक है, मीन्स हम कहें तो कन्वेंशन क्या होता है, एक तरह का इंकरेजमेंट है कि आप किसी मुद्दे पर बात कर रहे हो कि हाँ नहीं इस चीज़ों को हमें हासिल करना है, इस चीज़ों को हमें प्राप्त करना है। और प्रोटोकॉल क्या है, एक कमिटमेंट है कि जिस भी मुद्दे पर आपने बात किया, जिसे भी हासिल करने के लिए आपने बात कही, उसके बाद आप जब कमिट कर लेते हैं कि ना इसे हमें हासिल करना ही है, कमिटमेंट कर लेते हैं और आपने उस जो डॉक्यूमेंट में साइन कर दिया तो वो प्रोटोकॉल बन जाता है और ये एक तरह से लीगल ऑब्लिगेशन हो जाता है आपको उस प्रोटोकॉल में कही गई बात को पूरा करना, और ये स्पेसिफिक एम को लिए हुए होता है। तो ठीक है, कन्फ्रेंस जो है एक ब्रॉड टर्म है, इसके बाद कन्वेंशन आता है और इसके बाद प्रोटोकॉल आता है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे कि कन्फ्रेंस जो है एक तरह का फॉर्मल मीटिंग होता है कि किसी भी बात पर मोटा मोटी जो है आपको एक आप सहमति बनाने की कोशिश करते हैं। फिर जब वो आप आगे बढ़ते हैं कि नहीं अब इस पे हमें और काम करना है, एक तरह का जो है हमें इस पे कुछ गाइडलाइन बनानी है, तो आप कन्वेंशन आयोजित करते हैं। और जब वो गाइडलाइन बन जाता है और आप कहते हैं कि नहीं अब इस गाइडलाइन पे जो बात कही गई है, इसके बाद हम लोग जो भी मेंबर्स कंट्री है इस पर साइन करके अब इसको पूरा करने के लिए हम लोग लीगल ऑब्लिगेशन इस पर निर्धारित करते हैं, स्पेसिफिक एम बनाते हैं, तो आप लोग प्रोटोकॉल बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इन तीनों में यही डिफरेंस है। अब हमें समझने में आसानी होगी कि कहीं मैं कन्फ्रेंस की बात करूँगा, कहीं मैं कन्वेंशन की बात करूँगा और कहीं मैं प्रोटोकॉल की बात करूँगा, तो बहुत ही आसानी से आप समझ पाएंगे। तो पहला था स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन। ये एक तरह का कॉन्फ्रेंस था जो कि मानव पर्यावरण की बात करता था, मीन्स पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में ये पहला वैश्विक प्रयास था जो कि स्टॉकहोम स्वीडन में 5 जून से 16 जून के बीच 1972 का आयोजित किया गया था। और ये एक तरह का मानव पर्यावरण सम्मेलन के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में आयोजित किया गया था और इसमें 119 देशों ने भाग लिया था। मीन्स पर्यावरण संरक्षण के दिशा में पहली बार जो काम हुआ था, पहली बार कोई कॉन्फ्रेंस अगर हुआ था तो वो स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन था, प्रथम वैश्विक प्रयास था ये। तो इस सम्मेलन में चर्चा का विषय क्या था वो देखते हैं। तो इस चर्चा का विषय था कि पर्यावरण से जुड़े खतरों पर चर्चा की गई थी कि इसे कैसे निपटा जाए, क्या क्या खतरे हैं पर्यावरण को। साथ में औद्योगिकरण से होने वाले कार्बन उत्सर्जन, मीन्स औद्योगिक इकाइयों द्वारा जो कार्बन उत्सर्जित किया जाता था उसको कैसे कम किया जाए, उस पर कैसे हम लोग और बेहतर बना सकते हैं कि कार्बन उत्सर्जन जो है वो कम हो, इसके लिए एक वैश्विक चिंता जो जाहिर की गई थी। साथ में विकसित देशों द्वारा जो प्रदूषणकारी गैस हैं, ग्रीन हाउस गैस है चाहे SCFC है, इन सभी के प्रभाव से जो खतरे हो रहे हैं उसको कैसे कम किया जाए, उस पर हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं, इस पर चिंता जाहिर की गई थी। साथ में पर्यावरण सुरक्षा पर एक स्टॉकहोम घोषणा पत्र भी जारी किया गया था जिसे कि हम लोग विश्व पर्यावरण का मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। तो इन सभी विषयों पर चर्चा हुई थी। उसके बाद प्रमुख निर्णय इसमें क्या क्या लिए गए थे, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसको प्रारंभ किया गया था। साथ में 5 जून का जो दिन था, मीन्स 5 जून से 16 जून के बीच ये आयोजन किया गया था, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद भारत के द्वारा इस सम्मेलन के पश्चात एक प्रोजेक्ट टाइगर नाम का एक जो है अभियान चलाया गया था जिसमें कि टाइगर मीन्स बाघ को कैसे सुरक्षित किया जाए, बाघ की घटती संख्या को कैसे जो है फिर से बढ़ाया जाए, इस पे काम किया गया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर को हम लोग आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। अभी फ़िलहाल जो है आप ये जानिए कि इस सम्मेलन के पश्चात भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर चलाने का निर्णय लिया था। अब हम लोग संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये कैसे देखते हैं। तो इसके गठन का निर्णय जो है, इस कार्यक्रम को चलाने का जो निर्णय है वो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में ही ले लिया गया था। ठीक है, जब भी पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा कि स्टॉकहोम सम्मेलन, उसमें ही इसका निर्णय लिया गया था कि कैसा कार्यक्रम पर्यावरण कार्यक्रम चलाया जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में, जो कि विभिन्न पर्यावरणीय कार्यक्रमों और संगठनों के बीच जो प्रबंधन होता है उसको देखेगा और इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय रूपरेखा तैयार करेगा जिसे हम लोग IPCC कहते हैं, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसकी कि 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय जो है वो नैरोबी केन्या में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यक्षेत्र को 7 व्यापक क्षेत्रों में जो है विभाजित किया जाता है। कौन कौन सा 7 क्षेत्र है, तो जलवायु परिवर्तन, आपदा और संघर्ष, पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन, पर्यावरण अभिशासन, रसायन और अपशिष्ट, संसाधन की दक्षता और पर्यावरण की समीक्षा। इन सभी क्षेत्रों में इस कार्यक्रम के तहत जो है वो व्यवस्था करना था और कैसे जलवायु परिवर्तन को और बेहतर तरीके से जो है आप इस पर
काम कर सकते हैं, संसाधन की दक्षता को कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं, पर्यावरण की समीक्षा कैसे करेंगे, इन सभी चीज़ों पे जो है ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत जो है ये 7 व्यापक कार्यक्षेत्र निर्धारित किए गए थे और इस पर काम किया जा रहा था। अब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्लोबल 500 का पुरस्कार भी जो है वो भी प्रदान किया जाता था, पर 2005 से इस पुरस्कार का नाम बदल के इस पुरस्कार के जगह चैंपियंस ऑफ अर्थ पुरस्कार जो है वो दिया जाने लगा, जो कि प्रकृति के लिए कार्य करने वाले जो लीडर्स होते थे, चाहे वो गवर्नमेंट से आते हों, सिविल सोसाइटी से आते हों या प्राइवेट सेक्टर से आते हों, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। हम लोग देखते हैं कि चैंपियंस ऑफ अर्थ पुरस्कार जो है वो रिसेंटली किसे दिया गया है, तो 2020 में इसे फिजी के प्राइम मिनिस्टर को दिया गया है। किसके लिए? नीति नेतृत्व श्रेणी में मीन्स पॉलिसी लीडरशिप कैटेगरी में वैश्विक जलवायु पर किए गए कार्य और जलवायु उत्तरदायी राष्ट्रीय विकास के लिए प्रतिबद्धता, इस श्रेणी में जो है फिजी के पीएम को ये अवार्ड दिया गया है। 2018 में यह अवार्ड प्राइम मिनिस्टर इंडिया मिस नरेंद्र मोदी जी को और फ्रेंच प्रेसिडेंट को भी मिल चुका है। किसके लिए? तो सोलर एनर्जी पे काम करने के लिए। तो सोलर एनर्जी भी एक तरह का क्या है, पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से देखा जाए तो ये पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए ही इस तरह की एनर्जी का उपयोग हम लोग करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि यूएनईपी के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया आता है, कौन कौन सा रिपोर्ट जारी किया आता है, तो यह है एक्शन ऑन एयर क्वालिटी, प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक और द राइज ऑफ इन्वायरमेंटल क्राइम। ये जो 2 रेड में दिया हुआ है इसे आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि एक्शंस ऑन एयर क्वालिटी रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। आपको ऑप्शन में यूएनईपी दिया जाएगा और भी 3 ऑप्शन अलग अलग दे दिए जाएंगे, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे तो ही आप यूएनईपी रिपोर्ट को जो है टिक कर पाएंगे। तो जो भी मैं रेड कलर में दिखा रहा हूँ उसे आप ध्यान में रखें। आपसे पूछ दिया जाएगा कि 2020 में नीति नेतृत्व श्रेणी में किसे जो है चैंपियंस ऑफ अर्थ पुरस्कार दिया गया, तो आप बताएंगे फिजी के पीएम को। ठीक है, ये थोड़ा पुराना हो जाता है, पर फिर भी आपके एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट है कि 2018 में चैंपियंस ऑफ अर्थ पुरस्कार किसे दिया गया, तो पीएम ऑफ इंडिया और फ्रेंच प्रेसिडेंट को ज्वाइंटली जो है ये पुरस्कार दिया गया था। किसमें? तो सोलर एनर्जी के क्षेत्र में काम करने के लिए। आगे देखते हैं, अगला हम लोग देखेंगे साइट्स मीन कन्वेंशन और इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज। ये कन्वेंशन जो है ये अभी समय 1973 में हुआ था और ये किस लिए हुआ था, तो वन्य जीव और वनस्पतियों के संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर विभिन्न देशों के बीच एक समझौता था। ठीक है, ये कन्वेंशन है, ये कोई कॉन्फ्रेंस नहीं था, ये कन्वेंशन था। तो एक तरह का जो है बेसिक गाइडलाइन इसमें जो जारी किया गया होगा। और ये किस लिए जारी किया गया था, तो वन्य जीव और वनस्पति का जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा था। किस तरह की प्रजाति, जो कि संकटापन्न मीन्स जो इंडेंजर्ड श्रेणी में आते हैं, वैसी प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इलीगल व्यापार जो होता था मीन्स अवैध व्यापार को रोकने के लिए एक तरह का समझौता था। 1973 में ये हुआ था और उस समय आईयूसीएन के जो 80 सदस्य देश थे उन्होंने इस पर साइन किया था इस तरह के समझौते पर, और ये समझौता वाशिंगटन डीसी में हुआ था। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसे वाशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं। और वर्तमान में इसमें 183 पक्षकार इस कन्वेंशन के हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि वन जीवों के अवैध व्यापार को रोकना। इसका उद्देश्य कभी भी वन जीवों के व्यापार को रोकना नहीं है, इसके अवैध व्यापार को रोकना है। ठीक है, मुख्यालय इसका कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। मैंने आपको कन्वेंशन और प्रोटोकॉल का जब डिफरेंस बता रहा था तो मैंने कहा था कि प्रोटोकॉल में जो बातें कही जाती है एक तरह से वो लीगल जो है बाइंडिंग होता है, लीगल ऑब्लिगेशन होता है उसे पूरा करने का, पर अभिसमय में ऐसी कोई बात नहीं है। पर किसी किसी अभिसमय को कानूनी रूप से जो है वो बाध्यकर किया जाता है कि आपको उसे कानूनी रूप से अपने राष्ट्र में जो है वो लागू करना होगा। पर कानूनी बाध्यता जो अभिसमय में होती है वो ऐसी नहीं होती है कि पहले से अगर कोई राष्ट्रीय नीति या राष्ट्रीय विधि उसके ऊपर पहले से चली आ रही हो तो उसके ऊपर वो जाएगा। अगर राष्ट्रीय विधि कोई अगर ना चल रही हो तो ये कानूनी रूप से बाध्यकर होगा। पर अगर कोई राष्ट्रीय विधि पहले से ही मौजूद हो उस राष्ट्र में उस विषय को लेकर तो वो कानूनी रूप से बाध्यकर नहीं माना जाएगा। राष्ट्रीय विधि जो है वो वहाँ पर जो है प्रिवेल करेगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं लेता है। अभिसमय में जो बातें कही जाती है वो कानूनी रूप से बाध्यकर तो होती है पर किसी राष्ट्रीय विधि का स्थान नहीं लेता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा वन्यजीव जो है समझौता ये था साइट्स। इसके पहले इस तरह का कोई वन्यजीव समझौता जो है वो नहीं हुआ था। तो ये बहुत ही बड़ा स्टेप था वन्यजीव के अवैध व्यापार को, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को मॉनिटर करने के लिए। अब अगला हम लोग देखेंगे वियना अभिसमय। 1985 में इस अभिसमय का आयोजन किया गया था। इस अभिसमय में बेसिकली ओजोन परत के संरक्षण के लिए बात की गई थी। ठीक है, इसके संरक्षण और बचाव के लिए क्या क्या उपाय किए जाएं इसके लिए इसमें बात की गई थी और यह वियना ऑस्ट्रिया में यह आयोजन किया गया था।
पहली बार पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ओजोन परत का संरक्षण कैसे किया जाए इसके लिए बात हुआ था और ये प्रथम सार्थक प्रयास था, क्योंकि एक अभिसमय था तो इसमें गाइडलाइन जो है वो इशू किया गया था और ये कहा गया था कि इस गाइडलाइन के बेसिस पे ही हम लोगों को आगे चलना है और ओजोन परत को कैसे संरक्षित करना है उस पर काम करना है। भारत 1991 में इस समझौते का एक पार्टी बना था, मीन्स 1985 में अभिसमय हुआ था और 6 साल के बाद भारत इसका एक पार्टी बना था। वीना अभिसमय के बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में एक प्रोटोकॉल बनाया गया था कि ओजोन परत को फर्दर और कैसे जो है संरक्षित रखा जाए और उसको नुकसान पहुंचाने वाली जो विभिन्न पदार्थ हैं जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, CH3Br मीन्स मिथाइल ब्रोमाइड, इन सब से जो आपका ओजोन परत को नुकसान पहुंच रहा है इसको कैसे जो है बचाया जाए और इसके उत्पादन और उपभोग पर कैसे हम लोग नियंत्रण करें, इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता था। क्योंकि एक प्रोटोकॉल था तो हम कह सकते हैं कि ये कानूनी रूप से जो है सदस्य देशों पर जो है वो बाध्यकारी होगा ये, और विश्व के 197 देश 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। क्योंकि प्रोटोकॉल था इसलिए वहाँ पर साइन करना जरूरी था, इसलिए 197 देश ने 16 सितंबर 1987 को ही इस पर साइन किया था और ये अभी समय 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हुआ था। तो ये कब से प्रभावी हुआ था वो भी आप याद रखेंगे और यह इसमें हुआ कब था ये भी आप याद रखेंगे। और ये किस लिए था, तो ओजोन परत के नुकसान को पहुंचाने वाली पदार्थों के उत्पादन और उपभोग पर नियंत्रण के लिए। भारत 1992 में इस समझौते का एक पक्षकार बना। ठीक है, 16 सितंबर का जो दिन है वो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 16 सितंबर को ही इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर 197 देश ने हस्ताक्षर किया था। तो 16 सितंबर को ही हम लोग अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं। अब इस प्रोटोकॉल में कही गई बात को देशों ने किस तरह से लागू किया है, कहाँ तक इसके कही गई बातों को उन्होंने जो है अपने राष्ट्र में जो है उस चीज़ को अपनाया है और हासिल किया है, इसके लिए हर साल मीटिंग ऑफ पार्टीज़ का आयोजन किया जाता है। ठीक है, इस प्रोटोकॉल को व्यावहारिक रूप से लागू करने के लिए अब तक टोटल 32 मीटिंग ऑफ पार्टीज़ हो चुका है। समय समय पर इस प्रोटोकॉल में कुछ संशोधन भी हुए, जैसे आप देख रहे हैं कि हेलसिंकी में 1989 में ये प्रथम सम्मेलन था। मीन्स जो मीटिंग ऑफ पार्टीज़ जो हुआ करती थी हर एक साल, उसमें कुछ ना कुछ संशोधन इस प्रोटोकॉल में किया गया था। 1989 में हेलसिंकी में किया गया था, फिर लंदन में 1990 में मीटिंग ऑफ पार्टी का आयोजन किया गया था, नैरोबी में 1991 में, कोपेनहेगन में 1992 में। आपको सारा याद नहीं रखना है, इसमें आप सिर्फ दुबई का जो है उसको ध्यान में रखेंगे। और इस मीटिंग ऑफ पार्टीज़ में दुबई पाथवे को अपनाया गया था। ठीक है, तो आपको दिया जाएगा कि दुबई पाथवे को किस मीटिंग ऑफ पार्टी में जो है वो अपनाया गया था, दुबई 2015 की मीटिंग ऑफ पार्टीज़ में। ठीक है, जो 32वां मीटिंग ऑफ पार्टीज़ जो है वो नवंबर 2020 में ताशकंद उज्बेकिस्तान में होना था, पर कोविड के कारण ये हो नहीं पाया और ये ऑनलाइन मीटिंग ऑफ पार्टीज़ का आयोजन हुआ था। अब भारत जो है इस जो प्रोटोकॉल में जो कही गई बात है उसके आधार पर आपको हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को जो है उसके जो उत्सर्जन को जो है नियत करना है। तो भारत ने कहा है कि 2031 तक वो 2024 से लेकर 26 का जो बेसलाइन है, मीन्स 2024 से लेकर 26 में जो वो उत्सर्जन करेगा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का, उसके उसी लेवल को वो 2031 तक जो है फ्रीज कर देगा। मीन्स 2031 के बाद जो है इसका जो उत्सर्जन का जो लेवल रहेगा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का वो 2024 और 26 के लेवल के बराबर ही रहेगा। मीन्स 2024 के 26 के लेवल तक ये फ्रीज कर देगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992, एजेंडा 21, रियो घोषणा, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर उठाए गए कदम, इनको पढ़ेंगे। तो बने रहिए आप हम लोगों के साथ, धीरे धीरे पूरी सीरीज को हम कंप्लीट करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पूरी सीरीज को आप जब देखेंगे तो आप इस वाले जो टॉपिक है, जो मिसलिनियस टॉपिक है, इसमें काफ़ी कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे और आपका जो एक भी क्वेश्चन एग्जाम में इससे नहीं छूटेगा। अगर हमें टाइम अलाउ करेगा तो जब पूरा वीडियो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको अवेलेबल कराएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बने रहिए हमारे साथ।